Good evening, everybody. All right. Bache, in the previous class we had started up with force and laws of motion. हमने force and laws of motion जो है वो start किया था. All right. बचे हम last रेस्ट में रहने की टेंडेंसी या मोशन में रहने की टेंडेंसी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनर्शिया. ऑलराइट. सो बच्चे, व्हेन वी डिफाइन इनर्शिया, जब हम इनर्शिया को डिफाइन करते हैं, ये हमने लास्ट में भी डिफाइन किया था प्रीवियस सेशन में. इट इज टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन. तो बच्चे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स जो थे वो देख चुके थे. तो आज हम स्टार्ट करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन से. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म इनर्शिया ऑफ मोशन? इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या मतलब है? ये टेंडेंसी है बच्चे ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन में मूव करने की. इट इज टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन यूनिफॉर्म मोशन. लगातार मोशन में रहने की टेंडेंसी है. टेंडेंसी of an object to remain in motion. All right. Okay. तो बच्चे, इसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो हमने बच्चे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल लिए थे, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था मूविंग कार. एकदम कार जो है रेस्ट से जब मूव करती है तो क्या होता है? पैसेंजर जो है पीछे की साइड पुश हो गया. तो बच्चे, इनर्शिया ऑफ मोशन को हम उसी एग्जांपल से देख सकते हैं. इसमें क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, आप उसे एकदम रोकोगे तो टेंडेंसी क्या होगी? टेंडेंसी विल बी टू मूव फॉरवर्ड. टेंडेंसी विल बी टू मूव फॉरवर्ड. ऑलराइट. तो इसमें पहला एग्जांपल हम जो लिखेंगे, इसकी जो एप्लीकेशन है, पर्सन, या आप लिख सकते हो पैसेंजर्स इन अ मूविंग कार. Passengers in a moving car. Passengers in a moving car are ये आप लिख सकते हो passenger in a moving car are jerked in forward direction. Are jerked in forward direction. Passengers in a moving car are jerked in forward direction when brakes are applied. तो बच्चे, इसका हम अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो हम इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? अगर आप पैसेंजर्स को कार के साथ देख रहे हो तो दे आर इन इनर्शिया ऑफ मोशन, पर जैसे ही ब्रेक्स लगेंगी क्या होगा? लोअर बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, अपर बॉडी जो है वो मोशन में टेंडेंसी में रहेगी उसकी. तो वो क्या होगा? अपर बॉडी विल बी थ्रोन फॉरवर्ड्स. एंड दिस इज द रीजन सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड.
सीट बेल्ट्स को बच्चे हम अगर देखें तो उसको इंपल्स की यूटिलिटी में गिना जाता है, पर सीट बेल्ट एक्चुअली काय के लिए होती है, ताकि जब कार को एकदम रोका जाए तो जो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण पैसेंजर्स आगे की साइड गिरेंगे, उस चीज से क्या किया जा सके, पैसेंजर्स को प्रिवेंट किया जा सके। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, इफ अ कार सडनली स्टॉप्स, एकदम स्पीड पे जा रही है कार और एकदम रुक जाए, तो पैसेंजर्स क्या होंगे, दे आर टेंड टू बी थ्रोन फॉरवर्ड्स, वो आगे की साइड जर्क से गिरेंगे। एंड इफ दिस हैपेंस, अगर ऐसा होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे माइट इवन गेट इंजर्ड। ऑलराइट, तो इसलिए हम इस एग्जांपल में क्या देखते हैं, वी आर सीइंग इनर्शिया ऑफ मोशन। ऑलराइट, सेकंड इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, लगेज ऑन टॉप ऑफ बस, लगेज ऑन व्हीकल या ऑन टॉप ऑफ बस is tied with ropes to prevent it from falling forward। या आप लिख सकते हो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल। To prevent it from falling in front of the vehicle due to inertia of motion when it stops, to prevent due to inertia of motion। ठीक है, तो बच्चे इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण अगर ब्रेक्स लगेंगी गाड़ी में तो क्या होगा, जो व्हीकल्स है, व्हीकल के ऊपर जो लगेज है, अगर हम उसे बांध के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, बस के आगे गिरेगा एंड दैट कैन इंजर समबडी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, उसको हमेशा बांध के रखा जाता है। ठीक है, सो दिस इज बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। उसके बाद बचे एक और जो इसका कॉमन एग्जांपल है, अगर मूविंग बस या मूविंग व्हीकल से कोई पैसेंजर उतरने की कोशिश करता है तो बचे कई बार बहुत सीरियस इंजरी भी हो जाती है, क्योंकि पैसेंजर बस के साथ मोशन में है या व्हीकल के साथ मोशन में होता है। ट्रेन पे भी आपने कई बार देखा होगा, कई पैसेंजर्स जो है उतरने की कोशिश करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म पे गिर जाते हैं तो चोट लगती है। तो जो पैसेंजर्स उतर जाते हैं सक्सेसफुली, वो कैसे उतरते हैं, जब वो प्लेटफॉर्म पे पैर रखेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए भागते हैं ट्रेन के साथ, ताकि वो इनर्शिया को क्या कर सके, कंट्रोल में रख सके, या आप कह सकते हो जो मूविंग मोमेंटम है उसको धीरे धीरे रिड्यूस कर सके। ऑलराइट, सो पैसेंजर्स, अगर कोई पैसेंजर ट्रेन से उतरता है, चलती हुई ट्रेन या बस से, when alighting from a moving vehicle, the passenger tends to run along with the vehicle for a short period of time।
इससे क्या होगा बच्चे, पैसेंजर को जो है चोट नहीं लगेगी। अगर पैसेंजर एकदम से रुक जाएगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन पैसेंजर विल टेंड टू फॉल फॉरवर्ड, और उससे बहुत ज्यादा उसको चोट भी लग सकती है। ऑलराइट, तो बच्चे ये कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं इनर्शिया ऑफ मोशन पे बेस्ड। अब बच्चे एक और कैटेगरी है जो हम इसके अंदर करेंगे, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऑलराइट। अब बच्चे जब हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं, इट मींस टेंडेंसी टू कीप मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जैसे जब हम व्हीकल के अंदर ही बैठे होते हैं, अगर व्हीकल में एकदम से शार्प टर्न लिया जाए तो वी टेंड टू फॉल आउटवर्ड्स। जिस साइड में टर्न लिया उससे दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से क्या होता है, टेंड टू फॉल आउटवर्ड्स व्हेन व्हीकल टेक्स अ शार्प टर्न। जब बच्चे व्हीकल एक शार्प टर्न लेगी तो उसमें क्या होता है, पैसेंजर्स tend to fall outwards। अब बच्चे उसमें रीजन क्या है, बॉडी की टेंडेंसी है स्ट्रेट लाइन मोशन में चलने की, पर आप उसे फोर्स कर रहे हो उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो वो कैसे दिखाई देगा हमें, बॉडी जो है बाहर की साइड को थ्रो होगी। एक और इसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बच्चे आपने मड गार्ड्स देखे होंगे व्हीकल्स के अंदर, मड गार्ड्स। बच्चे मड गार्ड्स आर कवर्स व्हिच आर प्लेस्ड ऑन टायर्स ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स के जो टायर्स हैं उनके ऊपर मड गार्ड को प्लेस किया जाता है। अब बच्चे जब हम मड गार्ड को देखते हैं, मड गार्ड क्या करता है, वो टायर्स को कवर करके रखता है, और जब वो टायर्स को कवर करके रखता है तो उससे क्या होता है, व्हाट हैपेंस, जो मड है वो टायर के साथ, जब बच्चे जब व्हीकल किसी मडी एरिया में जाता है या कीचड़ के अंदर जाता है तो क्या होता है, टायर के साथ जो मड या क्ले है वो स्टिक हो जाती है एंड इट इज थ्रोन आउटवर्ड्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो उस चीज को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम मड गार्ड लगाते हैं, ताकि जो पीछे के पैसेंजर्स आ रहे हैं या कम्यूटर्स आ रहे हैं उनके ऊपर कीचड़ ना गिरे। सो दिस ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, व्हील्स बच्चे व्हील्स और टायर्स दे आर कवर्ड विद मड गार्ड्स। मड गार्ड्स के साथ उनको क्यों कवर किया जाता है, टू प्रिवेंट मड फ्रॉम फॉलिंग ऑन कम्यूटर्स। जो बच्चे कम्यूटर्स पीछे चल रहे होते हैं गाड़ी के, उनके ऊपर मड ना गिरे उससे बचाने के लिए उस पर मड गार्ड प्लेस किया होता है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फिर आपने बच्चे कई बार देखा होगा, कई जो लोग हैं वो चाकू वगैरह तेज करते हैं, नाइफ, तो उनके पास ग्राइंडर होता है, उस ग्राइंडर के ऊपर वो क्या करते हैं, नाइफ को चलाते हैं। तो बच्चे जो स्पार्क्स है
वो अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बाहर की साइड गिरती हैं. ओके. व्हेन एनी ब्लेड, या आप लिख सकते हो व्हेन एनी नाइफ और sword is sharpened, then sparks tend to fall outwards. बच्चे जो स्पार्क्स हैं they tend to fall outwards. ठीक है. और ऐसा बच्चे क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है? वही सेम. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो बच्चे यहाँ कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के. ऑलराइट. तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट इनर्शिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया था. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. ऑलराइट. और इनर्शिया पर बेस बच्चे न्यूटन ने अपना पहला लॉ दिया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. ओके. दिस इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया. हाँ जी, अभी सुचिता. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. सर मेरा डाउट था कि सर आपने बताया था कि सर जो इनर्शियल डायरेक्शन होता है सर, हम उसमें से आउटवर्ड थ्रो जाते हैं सर जब हम व्हीकल शार्प टर्न लेते हैं. तो सर हम सर आउटवर्ड क्यों थ्रो लेते हैं? मतलब सर इनर्शियल डायरेक्शन की वजह से तो होता है, लेकिन सर मतलब हम हमारी लोअर बॉडी और अपर बॉडी का क्या कनेक्शन होता है उसमें? देखो बच्चे, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं हम. अगर आप इसको इस तरीके से भी समझो कि हम स्ट्रेट लाइन में जाना चाहते हैं पर हमें फोर्स कर दिया गया मुड़ने के लिए. ऑलराइट. तो हम जब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, टू डू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो हमारी टेंडेंसी क्या होगी? बाहर की साइड गिरने की. ओके सर. इसको सर इसको सर हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल लोअर फोर्स कहते हैं. सर जो हमारी लोअर बॉडी होती है सर, वो तो सर मतलब व्हीकल के साथ ही टर्न हो जाती है लाइक से उसी के. और सर जो हमारी सर जो अपर बॉडी होती है सर, वो स्ट्रेट लाइन में जाना था, इसलिए सर वो मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन हो जाती है. क्योंकि बच्चे देखो, आपको फोर्स कर दिया गया ना एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तो उसके ऑपोजिट में भी फोर्स लगेगी. उसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं? बाहर की साइड थ्रो हो रहे हैं. ओके सर. ठीक है. देखो, ओके सर. आप ऐसे जा रहे हो, आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो लाइक दिस, आपको फोर्स कर दिया गया ऐसे मूव करने के लिए, तो फिर इधर की साइड फोर्स लगेगी ना, ऑपोजिट. क्लियर? यस सर. यस सर. ऑलराइट. थैंक यू सर. ओके बेटा. हाँ जी रितंजय. गुड इवनिंग सर. हाँ जी. सर जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, वो बैलून वाला, हाँ जी. सर वो सेम क्वेश्चन मैंने मैम से पूछा था हाँ साइंस जी. वाले मैम. तो मैम ने कहा था कि जो न्यूटन ने जो लॉ बनाया था, वो लॉ यूनिवर्सल ट्रूथ, चाहे तुम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो उसमें भी जर्क होगा और इनर्शिया उसमें अप्लाई होगा. एक बार दोबारा रिपीट करोगे, क्या बोल रहे हो आप? सर इनर्शिया जो लॉ उस पर अप्लाई में भी होगा, क्योंकि वो जो लॉ न्यूटन ने बनाया था वो लॉ यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो आपकी मैडम कह रहे हैं कि पीछे जाएगा. यस सर. कर स्टार्ट होगी तो पीछे जाएगा. गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो पीछे जाएगा. यस सर. और रुकेगी तो आगे जाएगा, ऐसा मैम का कहना है. नहीं, जब गाड़ी आगे की साइड जाएगी तो बलून पीछे की साइड जाएगा. यस सर. पर बच्चे ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल उलट है उससे.
मैंने इसका वीडियो देखा था, तो उसमें कैसे दिखाया था कि जब कार को एकदम हम एक्सेलरेट करते हैं तो हम पैसेंजर्स तो पीछे की साइड जाएंगे पर बलून आगे की साइड जा रहा है। तो जहां भी पैसेंजर्स जाएंगे जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट बैलून जाएगा। अब वो जो फंडा है वो किस चीज पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन दी हीलियम गैस विच इज फिल्ड इनसाइड इट। बलून के अंदर जो हीलियम गैस फिल्ड है उसकी डेंसिटी कम है। अगर आप बलून को देखोगे तो वो एयर में आपने बलून को बांधा हुआ है, तो एयर की डेंसिटी ज्यादा है, हीलियम की डेंसिटी कम है, तो वो एयर में फ्लोट कर रहा है। अब कार के अंदर क्या होगा? अगर कार के शीशे बंद है, आप एकदम से कार को एक्सेलरेट करोगे तो एयर पीछे की साइड रश करेगी। तो जब एयर पीछे की साइड रश करेगी तो पीछे डेंसिटी ज्यादा हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेंसिटी कम है, तो आपका जो हीलियम का बलून है वो आगे मूव करेगा, पर पैसेंजर पीछे जाएंगे क्योंकि उनका मास ज्यादा है। तो अगर आप टाइट टर्न लोगे तो यूल बी थ्रोन आउटवर्ड्स, पर आपका जो हीलियम बलून है आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो आई डोंट नो व्हाई योर टीचर हैज सेड दैट इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि जो मैंने वीडियोस और एक्सप्लेनेशन देखी है उसमें तो इसके ऑपोजिट ही बताया जा रहा है। क्योंकि पहले मुझे भी यही डाउट हो रहा था कि अगर हम बलून को देख भी रहे तो एयर के साथ तो पीछे जाना चाहिए, पर जब मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन देखी तो उसमें डेंसिटी बताई हुई है, विच मेक्स सेंस। सर सर एक तो बार आपने अपने टीचर के साथ वो वीडियो नहीं शेयर किया? नो सर, सर मैंने देखा नहीं, वो तो खुद सर मिलना क्वेश्चन मिला था मुझे तो। हाँ जी। तो सर जिसमें आपको आंसर मिला सर वो दे देना, मैं मैम को भी दिखा दूँ। मैम तो बोल रही थी कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो फिर पीछे ही जाना चाहिए। पीछे ही जाएगा? यस सर। चलो ठीक है, पर मैंने जो एक्सप्लेनेशंस देखे हैं उसमें तो बोल रहे थे कि आगे जाएगा। सर वो वीडियो भेजना, मैं मैम को दिखा दूंगा। ऑलराइट, चलो ठीक है, ओके ऑलराइट। चलो बच्चे, आई विल डू वन थिंग, आई विल बी शेयरिंग दैट वीडियो लिंक विद यू। मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगा। इट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। जो हम लॉजिकली सोचते हैं वैसा नहीं हो रहा उसमें, उसके ऑपोजिट हो रहा है। और उसमें जो सारा जो प्ले है वो किसका है? डेंसिटी का है। ओके, दैट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजिंग एट द फ्रंट व्हेन द कार सडनली एक्सेलरेट्स। ठीक है, हाँ जी अभी सुचिता। सर सर मेरा क्वेश्चन था कि सर जो आपने वर्ड वाला एग्जांपल लिया था सर, जो सेकंड एग्जांपल लिया था सर, वो मुझे समझ में नहीं आया। ये मड वाला? यस सर। जस्ट मोमेंट। ओके, अभी सोचिए हम व्हील बना के देखते हैं ऐसे। ये हमारा व्हील है, ऑलराइट, और आपका टायर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑलराइट, और यहां मड है, जस्ट मोमेंट, यहां मड है। तो बच्चे जब व्हील घूमेगा ऐसे तो मड स्टिक होगा व्हील के साथ, और मड की क्या टेंडेंसी यस है? सर। ऐसे जाएगा बाहर, क्यों? स्ट्रेट लाइन में, पर व्हील तो घूम गया ऐसे। पर ये किसकी वजह से हो रहा है? इट इज ड्यू टू इनर्शिया। आपका व्हील है, मड इसके साथ चिपका है, मड को व्हील के साथ घूमना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मड की क्या टेंडेंसी है? स्ट्रेट लाइन में मूव करने की, इनर्शिया और डायरेक्शन की वजह से। ये व्हील का अगर मैं छोटा पार्ट ले लूं तो वो पोर्शन तो स्ट्रेट लाइन में है ना, ऐसे टेंजेंट सर्कुलर मोशन। क्लियर? यस यस सर। और सर थर्ड एग्जांपल जो आपने दिया था सर, उसमें तो सर कोई भी मूवमेंट तो हो नहीं रही सर। नाइफ को हम शार्प कर रहे हैं तो सर उसमें बेटा व्हील नहीं घूम रहा, व्हील नहीं घूम रहा, व्हील इज रोटेटिंग। ग्राइंडिंग व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है, तो स्पार्क्स निकलेंगी बाहर को। यस सर, समझ में आ गया। ओके, ऑलराइट। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है बच्चे, ये इनर्शिया पे ही बेस्ड है, इसलिए हमने पहले इनर्शिया को डिस्कस किया है, ताकि लॉ तो फिर इसमें सिंपल ही हो जाएगा। व्हाट डज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से? इट सेज object in motion will remain in motion, object at rest will remain at rest unless external force acts on it.
तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. व्हाट डज इट से? ऑब्जेक्ट at rest will remain at rest object at rest will remain at rest, whereas object in uniform motion will tend to remain uniform motion unless external force acts on it. तो बच्चे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, पर अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलने की उसकी टेंडेंसी है. क्यों? क्योंकि जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक उसकी वो टेंडेंसी को आप सप्रेस नहीं कर पाओगे. जैसे अगर आपके पास एक बॉल है, आपने उसको सरफेस पे रोल कर दिया, तो बच्चे होना क्या चाहिए आइडियल कंडीशन में न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग? वो कंटिन्यूअसली रोल होती रहनी चाहिए. पर बच्चे थोड़े टाइम के बाद वो रुक जाती है. उसके वजह रीजन क्या है? उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम फ्रिक्शन कह रहे हैं. ऑलराइट, उसकी वजह से बॉल थोड़े टाइम के बाद रुक जाती है. तो बच्चे दिस इज हाउ यू विल डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आई होप दिस इज क्लियर. इनर्शिया पे हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन की है. वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट. So this law now should be easy to understand. अब बच्चे हम चलेंगे second part of the chapter which deals with momentum. Momentum से हम बच्चे न्यूटन second law of motion derive करेंगे. तो सबसे पहले हम momentum को डिस्कस करेंगे. How do we define momentum? अब बच्चे momentum को हम सिंबल P से भी डिनोट करते हैं. Momentum is also denoted by symbol P. ओके और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है which has a particular mass m and it is moving with velocity v, तो अगर हम उसका प्रोडक्ट निकाल लें, मतलब मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर लें, तो बच्चे जो उसकी वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मोमेंटम. मोमेंटम. So momentum P, it is defined as a physical quantity. It is defined as a physical quantity which is product of mass and its velocity. Product of mass and velocity. Product of mass and velocity of a particular object. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चे वो क्या बन जाता है? मोमेंटम. अब बच्चे मोमेंटम को हम कैसे डिराइव करते हैं? इसका क्या फॉर्मूला लिखेंगे? मोमेंटम इट इज इक्वल टू मास
मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। और अगर आप इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। ऑलराइट, दिस इज द फॉर्मूला। अब अच्छा, इसका अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट देखें, इसका SI यूनिट क्या बनेगा? SI यूनिट विल बी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी kg मीटर पर सेकेंड, नॉट सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट क्या बनेगा? मास का स्टैंडर्ड यूनिट है kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, सो SI यूनिट विल बी kg मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, अगर आप और अदर यूनिट, स्मॉलर यूनिट्स देखना चाहते हो, छोटे यूनिट्स, तो अदर यूनिट्स में आएगा इसमें ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये इसके छोटे यूनिट्स हैं। और भी छोटे यूनिट्स हो सकते हैं, पर ये कुछ कॉमन यूनिट है। SI यूनिट इसका kg मीटर पर सेकेंड है। अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट मोमेंटम, विल इट बी अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? इसको हम क्या मानेंगे बच्चे? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज कंसिडर्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? इसको हम कंसिडर करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ऑलराइट, तो बच्चे मोमेंटम, मोमेंटम जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। पर बच्चे अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, if object is at rest, momentum will be 0. Then momentum will be 0. ऑलराइट, तो बच्चे जितना मर्जी हैवी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मूव ही नहीं कर रहा तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। मोमेंटम के लिए बच्चे वेलोसिटी जरूरी है। अगर मास बहुत ज्यादा है पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, अब अच्छा, हम क्या करेंगे? विल बी ट्राइंग सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोमेंटम। मोमेंटम पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। Okay. Question number 1. A body of mass a body of mass 50 kg has a momentum of 250 kg meter per second. Calculate its velocity. ऑलराइट, ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे? आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 50 kg है, मोमेंटम दिया हुआ है 250 kg मीटर पर सेकेंड। आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो हाउ विल यू कैलकुलेट इट्स वैल्यू? कैसे करेंगे? यहां आपको मोमेंटम दिया है
momentum is 250 kg मीटर पर सेकेंड। और बच्चे यहां जो मास है ऑब्जेक्ट का कितना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 50 kg। आपको यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। तो बच्चे इफ आई लुक एट द फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv, तो v किसके इक्वल हो जाएगा, v इज इक्वल टू p बाय m। तो p की वैल्यू अगर मैं डालूं 250 kg मीटर पर सेकेंड, mass is 50v, so if I calculate v will be equal to 5 meter per second. This is my answer, 5 meter per second। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें मोमेंटम दिया हुआ है, मास दिया है, वेलोसिटी निकालनी है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट momentum of a toy car moving with, okay, toy car of mass। आपके पास एक टॉय कार है जिसका मास है 200 ग्राम्स, मूविंग विथ a speed of 18 kilometer per hour। ऑलराइट, तो बच्चे इसके अंदर मास दिया हुआ है आपको 200 ग्राम्स। तो बच्चे अब आपको ये स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू 200 बाय 1000 kg। ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। वेलोसिटी इज इन 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 5 बाय 18, so that would be 5 meter per second। ऑलराइट, अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन इजिली कैलकुलेट मोमेंटम। मोमेंटम आ जाएगा P इज इक्वल टू mv, वैल्यूज पुट करिए, आंसर आएगा। P would be equal to mass is 200 by 1000 multiplied by 5। अब बच्चे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 kg, 1 kg मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर, सबको समझ आ गया? ओके, ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन। एक और क्वेश्चन इस पे मोमेंटम पे बेस करेंगे। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। बच्चे जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बोला गया है, जब तक आपको मेंशन नहीं किया गया कि किस यूनिट में निकालना है, तो आप स्टैंडर्ड यूनिट में ही निकालोगे। तो अगर आप 1 kg मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 into 100 कर लो, तो आई थिंक इतना ही आएगा जितना आपने आंसर निकाला है, 1000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। नो, दैट इज नॉट 1000, 1 2 3 4 5, 10 raised to power 5, करेक्ट। 10 raised to power 3 1000 हो गया ग्राम्स, और मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 into 100, 10 raised to power 5, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश ये करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आंसर निकालें जब तक हमें बोला नहीं गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 1 kg
a ball of mass 1 kg या 1 किलोग्राम लिख लो, a ball of mass 1 kilogram moving with speed of 8 meters per second strikes a wall and rebounds with the same speed. And rebounds with same speed. Calculate momentum change. Yeah, calculate change in momentum. Change in momentum of the ball. ऑलराइट, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? या मोमेंटम चेंज निकालना है, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं, आई हैव अ वॉल, ऐसे एक वॉल है मेरे पास, ऑलराइट, बॉल है, बॉल जो इनिशियल डायरेक्शन है, लेट्स से दिस साइड टुवर्ड्स द वॉल, तो इसको ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। फिर क्या हुआ? देन इट विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां v की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेलोसिटी तो सेम है पर ऑपोजिट हो गई, तो -8 मीटर पर सेकेंड। बेटा मोमेंटम चेंज निकालना है, फोर्स नहीं निकालनी। मोमेंटम चेंज निकालना है, फोर्स नहीं निकालनी। तो इफ आई लुक एट द सिचुएशन, अब इसको आंसर करने की कोशिश करें। इनिशियल मोमेंटम कितना है बॉल का? Let's put it as P1. So that would be equal to mu. तो बच्चा that would be 8 kg मीटर पर सेकेंड। और बच्चा जो फाइनल मोमेंटम है, let's take it as P2. That would be -8 kg मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों? क्योंकि वेलोसिटी माइनस में ली है हमने। अब बच्चे मोमेंटम चेंज निकालना है, यू हैव टू टेक आउट द मोमेंटम चेंज। सो मोमेंटम चेंज अगर आप देखो तो दैट वुड बी डेल्टा P, इट वुड बी इक्वल टू P2 माइनस P1। डेल्टा T का क्या मतलब है? मोमेंटम चेंज। तो बच्चे अगर हम इधर ध्यान से देखें तो P2 की वैल्यू कितनी है? -8, ऑलराइट, -8। और P1 की वैल्यू क्या है? 8। और दैट्स इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू -16 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम चेंज कितना हो गया? -16 kg मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट, दिस इज योर आंसर। बच्चे यहाँ हमने ये देखा है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी
तो उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो -8 हो जाएगा वो। और अगर हम मोमेंटम चेंज निकालें तो P2 माइनस P1 करना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो इट वुड बी -8 -8, इट विल बी इक्वल टू -16। जीरो नहीं होगा, ये चीज याद रखना है, इट विल नॉट बी जीरो। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? इज इट क्लियर? ऑलराइट, चलो आई होप बच्चे ये मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स आपको समझ आए होंगे। आपको सिंपल ऐसी ही न्यूमेरिकल्स आने हैं मोमेंटम पे बेस्ड। ऑलराइट, चलो अब बच्चे मोमेंटम से हम क्या डिराइव करते हैं? मोमेंटम से हम डिराइव करते हैं क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। फोर्स को हम क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, तो मोमेंटम को जब हम देखेंगे, मोमेंटम की हमारे लिए क्या यूटिलिटी है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगी है तो मोमेंटम चेंज होगा, और अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो दैट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल यूज मोमेंटम, और इसी से न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा? डिराइव होगा। ओके, तो आई विल जस्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट टुडे। हाँ जी, अभी सुचिता। सर यहाँ पे सर मोमेंटम चेंज का मतलब सर क्या हो गया? मोमेंटम चेंज का क्या मतलब हो गया कि यस बच्चे सर। इनिशियल और फाइनल कंडीशन में मोमेंटम जो है उनका डिफरेंस क्या है? सर सर लेकिन सर यहाँ पे तो दोनों का सर मास सेम है और सर दोनों का सर स्पीड भी सेम है, तो सर तो फिर जीरो होना चाहिए था, मतलब चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज जीरो हो जाना चाहिए था। यस सर। बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे से? यस सर। अगर बच्चे वेलोसिटी को आप वेक्टर क्वांटिटी मानते हो तो उसकी डायरेक्शन के हिसाब से आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे ना। पहले बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी, फिर बॉल एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई, तो हम उसको माइनस, अगर एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा, और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं उस वेलोसिटी के मोमेंटम के हिसाब से। दैट वुड बी इक्वल टू -16 kg/s। क्लियर? ओके सर, ओके सर। ऑलराइट, चलो तो बच्चे अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट लिखेंगे। विल बी राइटिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट। इसकी जो बच्चे डेरिवेशन और एप्लीकेशन है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पिकअप करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज बेस्ड ऑन मोमेंटम। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चे how do we define Newton's second law of motion? This is actually helping us to calculate force applied. The rate of change of momentum is directly proportional to force applied on the object. अगर आपके पास बच्चे कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम चेंज हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो अगर हम उसको टाइम के साथ डिवाइड करके मोमेंटम चेंज को देखें तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायरेक्टली, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब अच्छा, लेट्स क्विकली डिराइव दिस लॉ आल्सो। इसको कोशिश करते हैं डिराइव करने की। लेट्स से यू हैव एन ऑब्जेक्ट, इसका मास है m, and let's say it is moving with some initial velocity, तो इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया mu।
इट कैन बी एट रेस्ट ऑल्सो, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 0। अब बच्चे लेट से आपने इस पे फोर्स लगाई, बच्चे जब तक आप इस पे फोर्स नहीं लगाओगे तब तक इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो लेट से हमने एक पुशिंग फोर्स लगाई, तो जब पुशिंग फोर्स लगाई तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ओके, तो हम बोलते हैं अब जो नया मोमेंटम है वो बन गया mv। और ये जो फोर्स लगी है जिससे इसकी वेलोसिटी चेंज हुई और इसका मोमेंटम चेंज हुआ है, दिस ऑल हैपेंड इन टाइम t, दिस ऑल हैपेंड इन टाइम t। ओके, आपके पास एक ऑब्जेक्ट था ऑफ मास m विच इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो उसका इनिशियल मोमेंटम हो गया mu। आपने उस पर फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, और जब वेलोसिटी चेंज हुई तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया, विच बिकम्स फाइनल मोमेंटम। तो बच्चे अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग देखूं तो मैं फोर्स कैसे निकाल सकता हूं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज माय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब बच्चे जो मेरे पास सिचुएशन है, अगर मैं उस सिचुएशन के हिसाब से देखूं, F इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu ओवर t। आपको मोमेंटम चेंज निकालना है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कैसे निकलेगा? mv माइनस mu बाय t। और बच्चे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, अगर आपको इसको हटाना है तो इसके लिए आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट हम यहाँ k यूज करेंगे। F इज इक्वल टू k m v माइनस u बाय t। अब बच्चे यहां जो हम k लगा रहे हैं, k इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 1। तो अवर फाइनल फॉर्मूला बिकम्स F इज इक्वल टू ma। F किसके इक्वल हो जाएगा? ma। Why? Because v minus u by t, it is equal to a. This is our formula. ठीक है? Is it clear? समझ आ गया सबको? तो बच्चा this is how you will derive फॉर्मूला फॉर फोर्स। इस तरीके से हम फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो बच्चे आज जो हम अपना सेशन है आज यही एंड करेंगे। विल बी लीविंग द सेशन हियर। नेक्स्ट सेशन बच्चे विल बी पिकिंग अप डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन विच इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेटर कॉन्सेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू द चैप्टर, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पिकअप करेंगे। ऑलराइट, so बच्चे आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। See you all in the next class.